तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ट्रांसप्लांट के लिए क्या-क्या प्री-रिक्विज़िशन है, डोनर सिलेक्शन कैसे किया जाता है, फिर डोनर सिलेक्शन के बाद उसके दोनों के टेस्टिंग क्या-क्या होते हैं, मैचिंग क्या होता है और फिर फाइनल और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सर्जरी, वो सर्जरी सर्जरी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मिथ्स होता है कि पेशेंट को पुरानी किडनी निकाल के फिर नया वाला डाल दोगे या फिर नए डालनी है तो फिर वो चलेगा कि नहीं, कहाँ पे डालते हैं, कैसे करते हैं? तो मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप थोड़ा-सा अपने लोगों को समझा पाओगे? मतलब उनके समझने वाले तरीके से कि सर्जरी क्या है, किस तरह से आप करते हो? 2 किडनी रहता है, 3 किडनी रहता है, पुरानी किडनी का क्या होता है? इस तरह से। तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो 2 किडनी है अब और ये तीसरी किडनी कहाँ लगाएँगे? तो उसका उत्तर ये है कि हम वो दोनों किडनी है उसको वही रखते हैं और वो जो तीसरी किडनी लगाएँगे वो राइट इलियाक फोसा में राइट साइड में हम नीचे लगाते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैव 3 किडनी या सेकंड ट्रांसप्लांट था तो पेशेंट हैव 4 किडनीज़। हाँ? जो पुरानी किडनी है हम वो निकालते नहीं, उसको वही रखते हैं। हुँ? और जो डोनर रहता है कि लैप्रोस्कोपिक डोनर सर्जरी इज वर्ल्ड ओवर फॉलोड, दैट इज अ स्टैंडर्ड कि लैप्रोस्कोपिक डोनर वेरी देयर आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस वेयर ओपन डोनर इज डन और रेसिपिएंट में ओपन रेसिपिएंट सर्जरी प्रिफर्ड। अभी एक रोबोटिक रेसिपिएंट सर्जरी आई है जो पेशेंट्स ओबेज रहते हैं उसमें उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक तो कि सर्जरी के मतलब डोनर के एक ये रहता है कि एक डर रहता है कि मैं किडनी दूंगा उसके बाद मुझे क्या होगा आफ्टर डोनर मतलब सर्जरी के बाद एक 2-3 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और अगर वो मतलब हाउस होल्ड है या ऐसे कुछ घर बैठे काम करते हैं तो उसमें सिर्फ 7-8 दिन के बाद वो दे कैन रिज्यूम देयर डेली वर्क। और कुछ अगर वो बहुत उनका थोड़ा स्ट्रेनस वर्क वाला काम है तो वो आफ्टर 1.5 मंथ एक 6 to 8 वीक के बाद वो दे कैन रिज्यूम देयर ओरिजिनल जॉब। एंड इन रेसिपिएंट अगर वो कुछ मतलब घर ऐसे बैठने वाले काम है तो वो आफ्टर एक 6-7 महीने के बाद या 1 ईयर के बाद अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट दे कैन रिज्यूम देयर ड्यूटीज। तो आप वो हिसाब से कि the ultimate goal of the transplant is to resume their normal duties rather than in dialysis they have to repeated admissions repeated hospitalization, इसमें उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो टू रिस्टोर दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा आनंद साहब मुझे एक क्वेश्चंस है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यही रीज़न है किडनी खराब होने का। बाकी सर्जिकल रीज़न भी तो होते हैं। या जो 90% ऑफ द टाइम इन इंडिया जो स्टोन डिसीज है जो अनअटेंडेड स्टोन डिसीज है वो 90% कॉज है कि आपका एंड स्टेज रेनल डिसीज है। दूसरा कॉज ये है कि आप में जो प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट जब लॉन्ग टर्म रहता है तो उसमें बैक प्रेशर चेंजेस के कारण किडनी का फंक्शन डिरेंज होता है और वो अल्टीमेटली लैंड अप इनटू एंड स्टेज रेनल डिसीज। दीज आर द मतलब 90% कॉजेस ये है स्टोन डिसीज और प्रोस्टेट एंड ऑल। तो आपका बोलने का ये मतलब ये है कि जैसे किडनी में फ्रॉम नेफ्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू किडनी में पेशाब तैयार होगा, फिर उसके बाद में वो नली के माध्यम से मूत्राशय में जाएगा और वहाँ से बाहर जाएगा। अगर ये पूरा जो पाथवे है इसी बीच में कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ यस जाएगा कि कहीं भी यहाँ पे रुकावट हुई रुकावट हो तो जाएगा, दैट इज द कॉज ऑफ सर्जिकल कॉज ऑफ द एंड स्टेज रेनल तो फेलियर। फिर बट दैट इज ट्रीटेबल। ट्रीटेबल। पेशेंट ने अगर मतलब हॉस्पिटल में टाइमली विजिट की तो दैट इज ट्रीटेबल और वो सर्जिकल कॉज इज मतलब 100% रिकवरेबल तो rather मैं than nephrological cause। तो आप मतलब जो नए पेशेंट्स हैं मतलब जो पेशेंट्स हैं या फिर नए जो जीपीज़ हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि अगर पेशेंट को अगर स्टोन है या फिर किसी भी प्रकार की प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो ये इमरजेंसी है या नहीं है? कब उन्होंने यूरोसर्जन के पास आना चाहिए? तो आपका क्या मतलब है? मतलब ये सो दैट किडनी को बचाया जा यस सके, यस यस ये वाला। रादर देन टेकिंग मतलब एक कैसे कि बहुत सारे पेशेंट है कि अल्फा ब्लॉकर है ना वो कि ओवर द काउंटर पेशेंट्स ले लेते यूरिमैक्स एंड ऑल। तो वैसा ना करके उसको एक अगर यूरोसर्जन के पास यूरोलॉजिस्ट के पास आप अगर जाओगे टाइमली तो वो एक बैक प्रेशर चेंजेस की जो एक क्रॉनिक सिटी है वो अवॉइड हो सकती है। स्टोन रहा तो स्टोन में भी अगर आप सिम्टम्स आए
और आपने पहले ही आपको एक अपफ्रंटली यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, तो वो इट्स 100% ट्रीटेबल कॉज। तो एक टाइमली कि अगर कैसे रहता है कि आप बायलेटरल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन है, तो उसमें कि अगर आप जस्ट मेडिकेशन में ही आपने टाइम वेस्ट किया, तो वो रिव्यू कर मतलब वो एंड स्टेज में जाएगा। तो उसको अगर जल्दी एड्रेस किया तो वो किडनी बचाई जा सकती अब है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि मतलब वो पेशेंट स्टोन आता है तो वो बोलते हैं, सर ऐसी कोई दवाई दे दो कि उसके कारण वो चला जाए स्टोन, और अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, सर्जरी क्यों करना है, अपने आप निकल जाता है। तो अब ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहिए? यस, यस, देर आर सर्टन कंडीशन हाँ, इसमें है। और एक क्वेश्चन कि मतलब उसके साथ में फिर वो उसके लिए फिर हम लोग पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर के लिए और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो दोनों चीज़ों पे प्लीज़ आप मुझे। एक जो एक है कि रिकरेंट यूज ऑफ द पेन किलर, उसमें भी है ना एक पेशेंट लैंड अप इनटू एंड स्टेज एनालिसिस। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि कौन से ड्रग्स हैं जो कि स्टोन एक्सपल्शन में मदद करें, टू टिल डेट ज़्यादा मतलब एम्पल यूज ऑफ वाटर एंड एक यूरिमैक्स मतलब जो अल्फा ब्लॉकर है जिसमें टैमसुलोसिन है, इसका ही एक प्रूवन साइंस में ये है। और उसमें भी स्टोन, उसकी जो साइज और लोकेशन ऑफ द स्टोन इस पे डिपेंड है। एनी स्टोन लेस देन 10 mm वो पास होने के चांसेस है। अब उस हिसाब से कि यूरेटर, अगर लोअर यूरेटर का स्टोन है देर इज 70% चांसेस में पास स्पॉन्टेनियसली, डिपेंडिंग कि वो साइज उसकी लेस देन 10 mm है। वो मिड यूरेटर का है वो 60% चांसेस है, और अपर यूरेटर में 50% चांसेस है कि वो स्पॉन्टेनियसली पास हो। अगर उससे साइज अगर 10 mm से ज़्यादा है, पेशेंट में हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि उसका बैक प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं, तो उस समय आपको सर्जिकल मतलब इंटरवीन करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुआ अडल्ट में। हम्म। पर अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे कि लेस दैन 10 ईयर्स है या फिर लेस दैन 20 ईयर्स है, तो उसमें कैक्यूट करके जो कंजेनिटल एनोमलीज है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है किडनी फेलियर का। मैं तो मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोलूँगा तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ईएसआरडी, दैट इज किडनी फेलियर इन चिल्ड्रन लेस दैन 10 ईयर्स या फिर लेस दैन 20 ईयर्स। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो कैक्यूट ही है। तो मतलब वो जो रहता है कंजेनिटल एनोमलीज, तो आप मतलब किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इज इट अवॉइडेबल? यस, 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 मैं वही बोल रहा हूँ फिर से कि टाइमली इंटरवीन करना है आपको पेशेंट्स को, और टाइमली और जब वो पीडियाट्रिक पेशेंट है, बच्चों में जब स्टोन्स हैं या पोस्टीरियर वॉल है, ये चीज़ें हैं, तो उसमें एक तो आपने एक मेटाबॉलिक एनालिसिस करना है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट को आपको साथ में उसको डिटेल प्लान बनाना है, और पेशेंट को ये बोलना है कि इवन आफ्टर उसको सर्जिकल जब करेक्शन होगा उसमें फॉलोअप में रिकरेंट फॉलोअप चाहिए उसको, क्योंकि वो पेशेंट को टू अवॉइड दैट पेशेंट टू लैंड अप इनटू द एंड स्टेज यूनिट, तो आपको एक रिकरेंट फॉलोअप तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब मैं इसका एक बता आसान भाषा में बताता हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इसके कारण हम लोग किडनी फेलियर बचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट किडनी फेलियर तक वेट करो और फिर ट्रांसप्लांट करो, दैट इज़ नॉट द चॉइस। चॉइस। बेस्ट इज चॉइस कि किडनी फेलियर करना अवॉइड करो। अभी जैसे अभी सर ने बोला कि टाइमली इंटरवेंशन करो, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंसीव है, एएनसी पेशेंट है, बच्चा जब पेट में, वहीं पे भी अगर जैसे पोस्टीरियर यस, यूरेथ्रल वाल्व है, वहाँ पे भी कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं, यस, 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 दैट है ना? इंटरवेंशन कैन बी डन कैन भी इन बहुत सारे मतलब। टेस्ट है वो डायग्नोसिस करने के लिए, और उसमें ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चा जब पैदा होता है, तो बच्चे ने पेशाब पास किया क्या, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। वो किस तरह से पास करता है, जब पास करता है तो स्ट्रेनिंग लगता है क्या, रोता है क्या, उसको बार बार इन्फेक्शन होता है क्या। तो टाइमली उसको डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अगर दिखाओगे, फिर वो उसका प्रॉपर अगर यूरो सर्जरी रिव्यू हो जाएगा, तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यस, यस, डेफिनेटली मतलब जैसे एक कि ऐसे एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनाओ आपकी पेडियाट्रिक मतलब इन स्पेशली पेडियाट्रिक पेशेंट में पेडियाट्रिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट, तो एक ऐसे ये तीनों भी अगर साथ में रहे तो डेफिनेटली किडनी फेलियर अवॉइड किया जा सकता तो जैसे कि सबसे वर्स्ट पार्ट कौन सा रहता है, मतलब वर्स्ट डिसीज, जैसे मेल में जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, तो वो कम से कम कब करना चाहिए, मतलब लोगों को अवेयरनेस के लिए। लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, क्या सर्जरी करेंगे, आराम से देखेंगे, जितना लंबा खींचता है, जब तक चलता है चलने दो, जब अभी अवॉइडेबल है ही नहीं तभी अब डॉक्टर के पास आएंगे। फिर ऐसा क्या होता है कि जनरली उस टाइम तक किडनी खराब हो चुकी होती है, है। यस, तो फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यस, तो फिर तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करोगे? पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल को हम जितने जल्दी एड्रेस कर सकते हैं उतना जल्दी एड्रेस करें। तो उसमें फल्ग्रेशन नाम की एक सर्जरी है जिसमें हम जो वॉल है उसको जला देते हैं लेजर से या एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो उसको अगर हम जल्दी एड्रेस करेंगे तो जो
पेशेंट का सब्सिक्वेंट रीनल डैमेज है वो अवॉइड होते हैं। मोर ओवर आप जब पेशेंट का ये करोगे, फल्ट्रेशन करोगे, तो उसके बाद ही पेशेंट को फॉलो अप में रखना है कि आपने हर 2 to 3 मंथ के बाद उसका सोनोग्राफी करना है। अगर लगा तो उसका नेफ्रोलॉजी ओपिनियन भी करना है, कुछ क्रिएटिव तो उसका कुछ मतलब दूसरा मेडिकल पार्ट तो नहीं, वो भी ये करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पोस्टीरियर रेक्टल वॉल का जो वॉल ब्लैडर सिंड्रोम रहता है कि जिसमें पेशेंट को इंस्टेज रीनल डिसीज में लैंड अप करता है, तो वो हमको अवॉइड करना है। अच्छा, जल्दी का क्या मतलब है? कितना जल्दी? मतलब आपके आपने ऐसा कुछ देखा है कि जैसे बच्चा जैसे पैदा हुआ है विदिन मतलब एट द टाइम ऑफ मतलब प्रेगनेंसी जैसे हुआ है, तो कितने दिन अर्लीएस्ट मतलब कितना अर्ली? तो वही कि जब आपको डिफ़िकल्टी मतलब अगर यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी है, हुँ, तो आपने उसका जो इनिशियल फ़ेज़ है वो देख लिया, फिर उसके बाद सोनोग्राफ़ी की, तो उसमें अगर वो यूरिन रिटेन कर रहा है, तो उसके बाद इमीडिएटली आपने यूरोलॉजिस्ट को आपके टीम में इन्वॉल्व करना है एंड देन ही विल तो डिसाइड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हुँ, अगर बच्चा पैदा यस, होता है बिकॉज़ तो यू 2-3 डोंट महीने वेट करो, यस, ऐसा क्योंकि कुछ वो नहीं? बैक प्रेशर चेंजेस के कारण वो किडनी चली जाएगी, तो इसलिए जब जितना जल्दी आप यूरोलॉजिस्ट को आप टीम में इन्वॉल्व करोगे, उतना जल्दी हम सर्जिकल इंटरवेंशंस करने का सोचेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल फिटनेस ऑफ दैट चाइल्ड। ओके। ये तो मतलब अब ये तो बच्चों में हुआ। फिर अडल्ट में प्रोस्टेट के बारे में बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है। जो रुक-रुक के पेशाब आना, फिर पेशाब में जलन होना, यस, जो हमारे जो टर्मिनोलॉजी है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है जैसे कि हुँ। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी ये सारी चीज़ें नॉक्सूरिया है। तो आप प्रोस्टेट के लिए स्पेशली हमारे ऑडियंस को कुछ बता पाओगे? प्रोस्टेट का जब पेशेंट्स रहते हैं, तो बहुत सारे से पेशेंट मतलब अल्फा ब्लॉकर ओवर द काउंटर वो खुद ही लेते हैं। तो उससे पेशेंट को बहुत सारे 60 जो माइल्ड सिम्पटम्स रहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बट आपको अगर आपने मतलब टाइमली यूरोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं, बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि क्रोनिक वो चेंजेस के कारण, वो बैक प्रेशर के कारण पेशेंट की धीरे-धीरे किडनी खराब हो चुकी है। बाय द टाइम वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आता है तो उसका क्रिएट 3-4 रहता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट ने जब मतलब इवन दो ही इज़ ऑन अल्फा ब्लॉकर, तो उसने एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर उसमें हम सोनोग्राफी करके जो उसका मीडियन लोब रहता है, जो भी है वो हम वो एड्रेस करेंगे। उसको अगर ज़रूरत है वो सर्जरी की, तो हम वो करेंगे। अभी मान लो कि जो स्टोन की डिसीज़ है और जिसका किडनी खराब हो चुका है अभी, हुँ। सारे ये करने के बाद भी प्रिवेंशन मेजर मेजर लेने के बाद भी अगर किडनी फेलियर हो गया है, उसको ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या गारंटी कि जो नया किडनी बिठाया हम लोगों ने, उसके बाद भी उसमें स्टोन नहीं होगा और नया वाला किडनी भी नहीं होगा खराब? बट तो इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, एक मेटाबॉलिक एनालिसिस है, स्टोन एनालिसिस, उसका करके कि उसके जो स्टोन किस प्रकार के हैं, हुँ, उसमें फिर हम नेफ्रोलॉजिस्ट को टीम में इन्वॉल्व करके कि उसमें कुछ प्रिवेंटिव किया जा सकता है क्या? एक ये चीज़ है। और फिर इमीडिएट उसको जो स्टोन अगर एक कैसे स्टोन अगर रहा, तो इट इज़ अ पोटेंशियल मतलब एक लाइन है कि स्टोन इज़ डैम मतलब लैंड एक लैंडमार्क है जो इन्फेक्शन की मेमोरी में लिया गया है, मतलब हुआ है। तो स्टोन निकालना ज़रूरी है। हुँ? और जो अगर वो स्टोन का स्टोन एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें रिकरेंट है, उसको एड्रेस करना है। वो प्राइमरी ऑक्ज़ालाइसिस जो भी है, उस हिसाब से तो उसको ये मतलब करेंगे। तो उसमें क्या है कि फैमिली हिस्ट्री रहता है, रिकरेंस स्टोन है, सिंगल किडनी है, ऐसे वाले जो भी पेशेंट्स आते हैं स्टोन के लिए, तो उनमें वो मेटाबॉलिक स्टडी करना ज़रूरी है ताकि स्टोन तो हो गया, अभी जो होना हो गया बट अगली बार ना हो, उसके लिए जो प्रिकॉशनरी है, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं दवाई। अच्छा, ये बात तो ठीक है, पर अगर ये मान लो डोनर है और डोनर में जैसे कि हम लोग इवैल्यूएट करें बहुत बार होता है कि डोनर में स्टोन आ जाता है, तो फिर उस टाइम पे क्या ये सेफ है कि पेशेंट की किडनी निकाली जाए? अभी स्टोन पे यस। बात आ ही गई तो ठीक है, अभी वो जिसका किडनी खराब हो गया वो तो ठीक है, पर जिसका किडनी लेना है, उसमें भी अगर स्टोन है, तो ऐसे में आप क्या कैसे देखते हो उसको? द थंब रूल इन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज़ डोनर सेफ्टी। डोनर सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रांसप्लांट। तो अगर वो स्टोन लेस देन 10 है, कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, तो उसको पहले हम वो स्टोन क्लियर कर सकते हैं। मगर अगर स्टोन बहुत ही छोटा है, तो उसको कुछ नहीं, हम वो किडनी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो, और वो बेटर फंक्शनिंग किडनी शुड बी लेफ्ट विथ डोनर ओनली, दैट इज़ द रूल। और अगर स्टोन बहुत ही बड़ा है, उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो विल एड्रेस द स्टोन फर्स्ट, और आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द स्टोन विल थिंक ऑफ डूइंग ट्रांसप्लांट। ओके, तो मतलब द कोर ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस स्टोरी, क्या-क्या है? या मतलब कोर ऑफ द स्टोरी इज डोनर सेफ्टी। दोनों सेफ्टी बराबर है। मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे बायलैटरल स्टोन रहेगा, या फिर बड़ा साइज़ है स्टोन का, एक्यूट स्टोन है, इन्फेक्शंस है, रिकरेंट इन्फेक्शन है,
तो ऐसे में हम लोग किडनी मतलब जो डोनर है उसका किडनी लेना अवॉइड करते हैं। अच्छा, और कोई सर्जिकल चीज़ें हैं जो मतलब और अभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, मान किडनी तो रिप्लेस कर रहे हैं, बराबर? बट अभी बात आ ही गई है कि जो रुकावट की बात आ गई है जो इसमें। अभी मान लो अभी कि पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, जिसको मान लो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या फिर यूरेथ्रा खराब हो चुका है, कुछ भी। अब उसमें हम लोग नया वाला किडनी डालेंगे, तो फिर कैसे? तो वो तो नया वाला किडनी भी तो खराब हो जाएगा, तो उसमें उस टाइम पे आप क्या करते हो? एक तो अगर वो जो भी आपने बोला है, जो कंडीशन है सर्जिकल है, तो ट्राई टू एड्रेस इट प्रायर टू द टास्क। ओके। अगर वो फिर भी मतलब देर आर सर्टन कंडीशन, समझो आप न्यूरोजेनिक ब्लैडर, दैट इज बहुत सारे पेशेंट में वो ऑलमोस्ट उसका ज़्यादा मतलब वो लाइफ लॉन्ग ही रहता है, तो उसमें आप ट्रांसप्लांट कर लो एंड कीप दैट पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म सीआईसी, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन या कैथेटर। क्योंकि मतलब डूइंग डायलिसिस इज नॉट ऑप्शन, मतलब अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे वो पेशेंट में तो एटलीस्ट उसको डायलिसिस तो मुक्ति मिलेगी। तो इन अदर वे अगर ब्लैडर का प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा का प्रॉब्लम है, तो दे आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो उस चीज़ों में भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे वेज है। जैसे कि सर ने बताया कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या फिर तो हम लोग उसको सीआईसी कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है कि स्टोरेज सिम्टम्स है क्या, या फिर वाइडिंग सिम्टम्स है, उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर छोटा ब्लैडर है तो उसको ऑगमेंटोप्लास्टी करते हैं, उसका ब्लैडर का साइज़ बड़ा करते हैं। अगर ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग वो मीट्रोफेनॉफ सर्जरी कर सकते हैं। फिर आगे वो अगर यूरेथ्रस स्ट्रक्चर है तो फिर क्या करोगे? अभी मान लो यूरेथ्रस स्ट्रक्चर है तो वहाँ से तो आप सीआईसी नहीं कर पाओगे, तो हाँ, ऐसे वक़्त क्या करते तो हैं? उस अगर उस पेशेंट में अगर हमने यूरेथ्रल फ्रैक्चर है, उसमें हम यूरेथ्रोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी है, वो कर सकते हैं जो प्रायर टू ट्रांसप्लांट, और वो रेस्ट हम ये इंश्योर करेंगे कि यूरेथ्रा इज वाइड ओपन, या डायलिटेशन कर सकते हैं, ओआईयू है, वीआईयू है, यूरेथ्रोप्लास्टी, ये इसका यूरेथ्रोप्लास्टी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो प्रायर टू द ट्रांसप्लांट विल डू दैट। अच्छा, अभी आपने डायलिटेशन किया, फिर वो क्या गारंटी कि फिर से उसको स्टेनोसिस नहीं होगा? तो ऐसे हाँ, वक़्त मतलब तो उसके द आप द पहले फर्स्ट थिंग इज कि विल स्टार्ट विद डायलिटेशन, और ओआईयू या वीआईयू उसके फेलियर के चांसेस है, तो मैं पक्का है। तो अगर हमने प्रायरी ट्रांसप्लांट करने का सोचा है तो विल गो फॉर हुँ, यूरेथ्रोप्लास्टी। उसमें हम किडनी मतलब यूरेथ्रा की पिटेंसी हम मेंटेन करेंगे हुँ, एंड देन विल गो फॉर ट्रांसप्लांट। अगर वो पेशेंट में कोई यूरेथ्रा मतलब यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हाँ। देन हम डायलिटेशन या ओआईयू और वीआईयू पे तो मैनेज करेंगे, उसके बाद ट्रांसप्लांट। अच्छा, ये अभी हम लोग जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, और बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हुए हैं ऐसे, कि जिसमें हम लोग सीआईसी आपने बोला कि एडवाइस कर दिया सीआईसी, वो खुद से करते हैं, वो कभी-कभी फ़ाल्स पैसेज बन जाता है नीचे से यूरेथ्रा में, वो अलग जगह जाता है, स्ट्रक्चर होता है, तो फिर उस सिचुएशन में फिर क्या आप क्या करते हो, कैसे देन करते वी हो? हैव मतलब मुझे एसपीसी। ना इस चीज़ की बड़ा ये हाँ रहता है हाँ। कि चलो ठीक है, किडनी तो लगा दिया, किडनी अच्छे से काम कर भी रहा है, और वो अगर पेशाब नीचे आएगा और बाहर ही नहीं आएगा। अभी जैसे आपने हाँ, सीआईसी बोल दिया, मान लो ठीक है, सीआईसी कुछ दिनों के लिए किया, फिर उसमें फ़ाल्स पैसेज आ गया, फिर कैसे करोगे? तो ऐसा एसपीसी सुप्रापीपी कैथेटराइजेशन ये नाम ये है। उसके बाद मेट्रोफेनॉप ये भी है, या कुछ मतलब ज़्यादातर एसपीसी पे पेशेंट मैनेज होता है, और मैनेज हो एसपीसी जाता है। डालने के बाद हम ऊपर से भी वो पैसेज रिस्टोर कर सकते हैं, या उस एसपीसी डालने के बाद हम उसके बाद वो इरेथ्रोम स्ट्रक्चर को एड्रेस कर सकते हैं। या फिर वो हम लोग जैसे ये फ़ाल्स पैसेज है, उसको हम लोग रिकवर करके फिर से नया वाला यूरेथ्रा बना सकते हैं क्या? ताकि फिर से उसको मतलब वो मेट्रोफेनॉप या फिर उसकी ज़रूरत ना यस पड़े, यस यस यस, ये कर सकते कर हैं, सकते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट यूरेथ्रोप्लास्टी हम कर सकते तो मतलब बोलने का ये इश्यू है कि प्रॉब्लम कितनी भी आए, हैं। देयर पेशाब के इज बाहर ऑलवेज अ निकालने वे के लिए, आउट, देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट। सर्जिकली और और मतलब नेफ्रोलॉजिकली। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद सोचनी नहीं है। इसके बारे में यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, लेट देम डिसाइड क्या करना है, वो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्या करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, तो आप ऐसे डरो मत कि नहीं-नहीं ये तो होगा नहीं है, या फिर बहुत बार क्या होता है ना, मुझे रिलेटिव्स अब मुझे मतलब इट्स नॉट मतलब मैं हँस रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि डोनर्स यहाँ पे आते हैं, पहले वो तो मोटिवेटेड रहते हैं। कि हाँ, हाँ, करना है हम लोगों को। फिर वो घर जाते हैं, फिर उनके जो रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं, क्यों करना है? एक तो वो तो ऑलरेडी पेशेंट है, उसकी तो जान जाएगी। तुम क्यों अधू बनना चाहते हो? तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम खेतों में काम नहीं कर सकते हो, तुम ऑफ़िस में नहीं जा सकते हो, तुमको भी ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी की जो लाइफ़ हुई है एक्सपेक्टेंसी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या बताओगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि
जब हम डोनर में है ना, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि डोनर से पहले हम डोनर सिक्योर करेंगे। हम डोनर सिलेक्शन में ऐसा डोनर लेंगे कि वो मेडिकली फिट हो। उसके बाद जब पोस्ट डोनर मतलब लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी किया, ओपन डोनर किया है हमने, तो उसके बाद उसको एक सिंपल एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स दे के 2-3 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिज्यूम कर सकता है। और इन टर्म ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी डोनर कैन लाइव द नॉर्मल वे। जैसे हम एक नॉर्मल 2 किडनी में है पेशेंट को, तो डोनर की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द नॉर्मल पेशेंट है। तो आपका ये और वो मान उसके बाद भी जो पेशेंट का जो एक अगर वो हाउस होल्ड काम करता है तो उसको वो एक 10 दिन के बाद वो रिज्यूम कर सकता है, और वो कुछ हेवी वर्क करता है तो 6 to 8 वीक के बाद वो डेफिनेटली वो पूरी चीज़ें कर सकता है। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे यहाँ पे पेशेंट जैसे कि आता है, हम इनसे बोलते कुछ किसी चीज़ों के लिए अलग चीज़ के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ करा लो पेट का, और उसमें निकल आता है कि पेशेंट को एक ही किडनी है, मतलब इट्स शॉकिंग, और पेशेंट अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, तो तकलीफ ही नहीं है पेशेंट को। तो फिर आपका क्या मानना है कि एक किडनी के ऊपर अच्छी ज़िंदगी जी सकता है पेशेंट? यस डेफिनेटली एक किडनी के ऊपर पेशेंट अच्छी चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट जिसको 2 किडनी और एक किडनी है उसमें कोई फर्क नहीं, एक्सेप्ट उसने रिपीटेड मतलब कोई पेन किलर वगैरह ले, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स है उसको अवॉइड करना है। और कीप नेफ्रोलॉजिस्ट इन योर किटी की आप एक रिपीटेड उसमें थोड़ा भी कुछ सिम्टम्स लगे कि जो नेफ्रोलॉजी के है तो उसको एक नेफ्रोलॉजिस्ट को भी आपकी टीम में इन्वॉल्व करो। तो एक दोनों सर्जिकल मतलब यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट एक पैरेलली जाएंगे तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो अच्छी से मतलब हो। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि किडनी अगर मतलब जब बचपन है, मतलब पैदाइशी है, कंजेनाइटल है, एक ही किडनी है, या आप जब पेशेंट का किडनी निकालते हो ट्रांसप्लांट के लिए, उसके बाद में भी पेशेंट के पास एक ही किडनी बचती है, तो दोनों ही चीज़ें सेफ है, मतलब पेशेंट कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। यस यस डेफिनेट दैट इज द इस मोटो ऑफ टुडेज मतलब पॉडकास्ट। वाओ, इट्स मतलब यू कैन से कि इट्स गिफ्ट ऑफ नेचर, यस कि यस पेशेंट को हर ऑर्गन एक दिया हुआ है और किडनी दो दिया है। यस दैट्स अ तो रीजन। अच्छा, गुड। मतलब पेशेंट अगर किडनी डोनेट करेगा तो उसमें और नॉर्मल पेशेंट में कोई भी दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट उसमें कुछ थोड़े से एक प्रिकॉशंस लेने हैं कि भाई कोई नेप्रोटॉक्सिक ड्रग्स कंज्यूम नहीं करने, रिपीटेड पेन किलर अवॉइड करने, पानी ज़्यादा पीना है, और एक ईयरली या 2 ईयरली 6 मंथली उसमें मतलब यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि एक जो भी कुछ इशू रहेगा तो टाइमली एड्रेस होगा। अच्छा, बहुत बार ना स्टेन डाला हम लोग सुनते हैं, मतलब पेशेंट बोलता है कि स्टेन डाला हुआ है, या फिर कुछ बोलता है नहीं स्टेन डालना नहीं है, स्टेन में तकलीफ होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मतलब क्या ये प्रोसीजर है, इसमें कितना बड़ा सर्जरी है, और पेशेंट को बहुत दर्द होता है क्या? आप कुछ मिस रहेंगे तो आप नो ऑडियंस नो को नो, बता पाओगे इसके बारे टेंट इन यूरोलॉजी इज अ गिफ्ट रादर। ये बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें आप है ना डेफिनेटिव सर्जरी कर नहीं सकते। तो उस इसमें एक डीजे स्टेंट जो है हमारा, इसमें अगर डाला तो पेशेंट मेडिकली फिट होता है कि कोई मेजर सर्जरी करने के लिए। तो स्टेंट ये इसमें, और अगर समझो स्टेंट डालने के बाद पेशेंट को ऐसे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं रहते एक्सेप्ट सम अर्जेंसी, स्लाइटली कभी कभार हिमेटुरिया होता है या कभी कभार फीवर, but that is manageable, that can be managed by simple antibiotics and painkiller. तो आप ये बोलना चाहते हैं कि स्टेन के कारण बड़ी बड़ी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? यस, अभी एक मेरा ये है कि एक पेशेंट को 7 mm का 8 mm या 10 mm का स्टोन था, तो उसमें मैंने स्टेंट डाला। आफ्टर एक 2 वीक्स के बाद मैंने उसका एक्सरे किया तो उसमें कोई स्टोन ही नहीं, तो दैट्स अच्छा। अ मिरेकल रहा। अच्छा, कितना दिन लगता है स्टोन पास होने के लिए, मतलब हम लोग जो स्टेन डालते हैं कितने दिन तक रख सकते हैं? ज़्यादा मतलब आई यूजली कीप स्टेंट फॉर 1 to 2 वीक्स, पर मतलब उसमें सेटल हो जाता है पेशेंट विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। अच्छा, ये तो मिरेकल है। और वो जैसे पेशेंट कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, कुछ यूटेरस का कैंसर है, और उसके कारण जो प्रेशर आता है नली के ऊपर, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट के पेशेंट पास आता है पेशेंट, तो उसका क्रिएटिनिन 4 है, 3 है, 2 है, और हम लोग देखते हैं इसको डायबिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किडनी तो अच्छी है, तो फिर वो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, किडनी पे सूजन आ गई है। तो ऐसे टाइम पे वो जो हम लोग स्टेंट डालते हैं तो वो उससे काम तो तुरंत क्रिएटिनिन कम हो जाता है। तो फिर ऐसे वक़्त अभी वो जो मान लो उसको सर्जरी पॉसिबल नहीं है पेशेंट, तो फिर वो प्रेशर तो हमेशा के लिए रहेगा। तो स्टेंट हमेशा के लिए रहेगा कि बार-बार डालना पड़ेगा, और क्या है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस जब कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है जो ऐसे एक्स्ट्रा लुमाइनल है, मतलब कैंसर के कारण हमको स्टेंट डालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम जो स्टेंट रखते हैं वो लॉन्ग टर्म रखते हैं, वो सिलिकॉन स्टेंट रखते हैं।
तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक रहती है। जनरली हम 6 to 8 मंथ में उसको चेंज कर देते हैं, बट वो ऑलमोस्ट ये रहता है। अगर पेशेंट का अब पैलिएटिव केयर में है, जो उसका सर्जरी मतलब कैंसर की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, जो कीमो या रेडियोथेरेपी पे है, उस कंडीशन में हमें पीसीएन या मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी या डीजे स्टेंट और भी सिलिकॉन, ये ऑप्शंस रहते हैं। तो वो स्टेंट हमको 6 to 8 मंथ या 1 साल के बाद बदलना है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट स्टेंट डालते हैं और भूल जाते हैं। मतलब 2 साल पहले स्टेंट डाला हुआ है और वो अभी आ गया। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, स्टेंट डालने के बाद पेशेंट ने मतलब जो हॉस्पिटल कंसल्टेशन वो लूज़ नहीं करना है। वो सर मतलब लॉस्ट फ़ॉलो-अप आफ्टर 5 to 6 ईयर ना, उस कंडीशन में हमने ऐसे 1-2 पेशेंट देखे कि जिसमें स्टेंट डाला है और वो भूल गए हैं, और उसके अभी वो स्टेंट के अलावा पूरा इन्फ्रास्ट्रक्शन होके वो किडनी दोनों भी फेलियर हो गए। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपने स्टेंट डाला है तो आप कंसल्ट योर सर्जन या फिजिशियन जो भी है, तो एक 2 वीकली, 4 वीकली, तो आपको ये है, वो भूलना नहीं है कि स्टेंट डालने के बाद कि भूल गया और बाद में 4-5 साल के बाद आया, तो उसमें पेशेंट की किडनी चली जाती है, क्योंकि स्टेंट के अराउंड इंक्रस्टेशन, जिसको स्टोन बोलते हैं, वो हो जाता है। इन अदर वर्ड्स आप ये बोलना चाहते हो कि ये पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने यस, भी यस। डॉक्टर के साथ सर फॉलो जॉइंट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्जन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट की भी। हम अच्छा, क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट को स्टेंट डालते हैं, वो यूजुअली कॉल देम एट द टाइम ऑफ रिमूवल, कि उसको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आपका स्टेंट है, आपको निकालना है। उनको बार-बार ये अवेयरनेस की बात है, हम करते हैं। अच्छा और एक क्वेश्चन हमारे दर्शकों में बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टोन मतलब कितना बड़ा स्टोन होता है? मतलब हम जो स्टोन देखते हैं रास्ते में वगैरह, उस टाइप का स्टोन होता है, क्या है, कितना कड़क रहता है? मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है कि छोटा रहता है? बहुत बार तो पेशाब में जाता है तो उनको लगता है छोटा वाला रहेगा। और जो जो स्टोन ब्लैडर स्टोन कभी-कभी हम लोगों ने देखा है, मतलब आपका ही देखा है कि जो हाँ, ऑपरेशन का वो आपने जो स्टेटस रखा था, कुछ इतना बड़ा स्टोन दिखाया था आपने कि पहले ब्लैडर का हाँ, पहले हाँ। दिखाया था और निकालने के बाद भी। तो ये क्या मिरेकल है, मतलब कैसे? तो इतना कैसे कैसा है और कि पेशेंट को तब तक जो मतलब पेशेंट में ना अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। पेशेंट्स को स्टोन के सिम्पटम्स रहते हैं, हुँ, पर क्या है कि पेशेंट्स अवॉइड करते हैं। जैसे आप समझो यूरेट्रिक स्टोन है, जो 10 एमएम से ज़्यादा है, वो यूजुअली पास नहीं होता। पेशेंट को पेन होता रहता है, बट वो ना जस्ट पेन किलर वगैरह लेके वो चलाते हैं काम, और उसके बाद जब उनकी किडनी फेलियर होती है, वो हमारे पास आते हैं। एक मेरे पास अभी एक रिसेंटली पेशेंट आया था ब्लैडर स्टोन का, उसका स्टोन का साइज़ ऑलमोस्ट 400 ग्राम के आसपास था। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने भी वेट किया तो उसका एक 3-4 सेंटीमीटर के ऊपर स्टोन था। 400 ग्राम हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ केजी? यस, 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 ऑलमोस्ट उतना था। एंड और एक स्टैगहॉर्न स्टोन नाम की एक एंटिटी है, जिसमें अभी जो मराठवाड़ा जो बेल्ट है, इसमें बहुत सारे पेशेंट में मैं देखता हूँ कि स्टैगहॉर्न स्टोन। तो स्टैगहॉर्न स्टोन की एक खासियत ये रहती है कि वो जो पेशेंट को सिम्पटम्स आते हैं, वो जल्दी नहीं आते क्योंकि उसका सरफेस है स्मूथ रहता है। तो उसका जब पेशेंट को सिम्पटम्स मतलब स्टैगहॉर्न में आते हैं, तो वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई करता है किडनी को। वैल्यूज मतलब ऑलमोस्ट स्टैगहॉर्न मतलब क्या है कि 12 शिंगर जो रहता है, तो सब जगह जाता है। तो उस हिसाब से तो पेशेंट में जब भी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को कभी मतलब खून में मतलब यूरिन में खून आया है, या फीवर रिपीटेड आ रहा है, या सोनोग्राफी में स्टोन देखे, तो पेशेंट ने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अच्छा इतना बड़ा जो स्टोन है, जैसे मैंने देखा आपने एक पेशेंट का निकाला हुआ है कि ब्लैडर पूरा ऑलमोस्ट भर गया था स्टोन से। हम्म। पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं हुआ तब तक? उसको थी, उसको तकलीफ 10 साल से थी। उसको हर बार पेशाब मतलब पेशाब में खून आता था, उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता था, उसका पेशाब रुक रुक के आता था, उसको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती, जोर लगाना पड़ता था। पर कैसा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उसको ओके एज ज़्यादा हो गया है तो ये नॉर्मल है, इस हिसाब से वो पूरा उसको अवॉइड करते, नेग्लेक्ट करते। अच्छा आपने ये स्टोन निकाला कैसे? मतलब अभी वो तो पैसेज जो इधर था वहाँ से तो पास नहीं होगा। तो अगर आप सर्जरी का इंसिजन लोगे, उसके बाद में पहले जैसे होता है ब्लैडर यस, और पेशेंट को कुछ तकलीफ भी नहीं होता बाद में? यस, यस, ये देखो, देयर आर सो मेनी मोडालिटीज। अगर छोटा स्टोन रहा तो मैं सिस्टोलिथोट्रिप्सी करके मतलब एक लेजर से उसको तोड़ दूंगा और वही ये करूंगा, उसमें कोई काट छाट करने की जरूरत नहीं। अगर स्टोन बहुत बड़ा है जिसमें मुझे वो एक स्कोप में दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मैं उसको ओपन सर्जरी करके, सिस्टोलिथोटोमी बोलते हैं उसको, वो निकाल दूंगा। पर 99% मैं एंडोस्कोपी ही करता हूँ। अच्छा एंडोस्कोपी में पेशेंट को कुछ इंसिजन लेने की ज़रूरत है? मतलब नहीं, पेशेंट को कोई अब डर लगता कोई है कि नहीं कोई क्या बड़ी कोई सर्जरी है, कोई इंसिजन लेने की जरूरत नहीं तो मतलब है। ये ब्लडलेस सर्जरी है? Yes, exactly. Patient can resume his duties on a next. नेक्स्ट डे? Yes. क्या हुआ? इट्स गुड। अच्छा, अभी घुमा-फिरा के हम लोग फिर से ट्रांसप्लांट के ऊपर आते हैं। ट्रांसप्लांट के अभी भी कुछ सवाल बाकी है? ये आप मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है सर्जरी,
तो आप ज़रा बता सकते हैं कि डोनर का हम लोग जब किडनी निकालते हैं तो आप एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं उधर? मतलब बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग तो देखते हैं कि मतलब 2 लोग खड़े हैं, हुँ। कुछ तो भी सर्जरी चल रही है। एग्ज़ैक्टली क्या स्टेप्स है उसके ऊपर? फिर बाद में तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही आता है वो तो परफ्यूजन वगैरह का और लगाने के बाद भी क्या स्टेप्स होते हैं? मतलब आप क्या आर्टरी, वेन और क्या-क्या जोड़ना ज़रूरी है? इसमें कौन से स्टेप्स इम्पोर्टेंट है? और कौन-सी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब बीइंग सर्जन आपको और जब क्या-क्या इसमें कौन मैं ये आपको एक सारांश से बताऊँगा कि हाँ, हमने एक डोनर किया है, तो लैप्रोस्कोपी से किडनी निकाली है। हुँ, इमीडिएट आपको परफ्यूजन करना है, तो जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जैसे आप हो कि इमीडिएट रिन नेफ एक परफ्यूजन करना है, तो एकदम स्टोनी हार्ट किडनी करना है एट दैट मतलब बेड परफ्यूजन के टाइम। फिर हम जो रेसिपिएंट है उसमें एक आर्टरी, वेन और यूरेटर ये 3 चीज़ें हैं। तो उस हम आर्टरी वो रेसिपिएंट के एक्सटर्नल आइलेट को जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल आइलेट नाम की एक आर्टरी है तो उसको डोनर की आर्टरी जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल आइलेट वेन को डोनर की वेन जोड़ते हैं और यूरेटर है वो डायरेक्टली ब्लैडर को जोड़ते हैं। अच्छा ये तो मतलब पुरानी किडनी जैसे हो गया। यस, यस। जो नया वाली किडनी उसको मतलब जो रेसिपिएंट है उसके आर्टरी से उसको इसका आर्टरी कनेक्ट करो, वेन से वेन कनेक्ट कर दो और यूरेटर ब्लैडर को कनेक्ट कर दो। ये तो मतलब पूरा जो नॉर्मल पेशेंट में होता है वैसे ही हो गया। यस। अच्छा ये और क्या किडनी तुरंत काम करना चालू कर देती है? मतलब ऐसे किडनी लगा दिया, उसके बाद में क्या कितना टाइम लगता है किडनी को काम करने के लिए? ये देख किडनी देखो की बीइंग अ द ब्यूटी नेफ्रोलॉजिस्ट ब्यूटी ऑफ द किडनी इज़ हाँ, कि इवन आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द डोनर साइड किडनी कैन स्टार्ट आफ्टर एक बार आपका आर्टरी वेन और यूरेट मतलब आर्टरी का एनास्टोमोसिस हो गया आर्टरी वेन का हुँ, उसके बाद बहुत 99% टाइम यूरिन आना टेबल पे ही चालू हो जाए हुँ। ऑलमोस्ट विद देयर आर वेरी एक्सेप्शनल केसेस देयर लाइक ए कैडावरिक किडनी है उसमें थोड़ा एक 2-3 दिन लग सकते हैं वो किडनी को एटीएम रिजॉल्व होने में बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन स्टार्ट ऑन द टेबल ओनली। अच्छा आपने अभी बोल ही दिया कि कैडावर में लंबा रेस कितना लंबा रेस होता है मतलब? हाँ डिपेंडिंग कि अगर वो कैडावर की अब वो फैक्टर्स की किडनी कौन से पेशेंट का डोनर का एज क्या था डोनर के कोई कोमोर्बिडिटी थी क्या अगर हेल्दी डोनर रहा तो जनरली 2 to 3 डेज में वो रिकवर हो जाता है। नहीं वो तो है, बट अब कैडावर की हम लोग किडनी ले रहे हैं, बहुत बार देखा कि वो कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर करते हैं, मतलब किडनी जल्दी लाना है। कितना जल्दी मतलब हम लोग जैसे कि कैडावर से किडनी निकालने के बाद कितने टाइम के अंदर करना चाहिए? हाँ एक कैडावर में जो कोल्ड स्टीम टाइम है एक 8 आवर्स तो तो आपको वो 8 आवर्स में जितने जल्दी आप सिक्योर कर सकते हो एनास्टोमोसिस उतना करना है। अच्छा, कभी-कभी मैंने देखा 8 घंटे से ज़्यादा भी आप लोग करते हो, तो हाँ मतलब ऐसे ये किडनी का जो मैक्सिमम कोल्ड स्टीम टाइम है वो 16 आवर है बट इट शुड नॉट लाइक कि आप वेट करें आप जितना ज़्यादा जल्दी उसको एनास्टोमो मतलब कर सकते हो उतना करो टू अच्छा, अवॉइड दैट कोल्ड स्टीम टाइम तो उससे आपका आउटकम इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। तो अभी मान लो आपने आर्टरी से आर्टरी कनेक्ट कर लिया, वेन से वेन कनेक्ट कर दिया, ब्लैडर भी कनेक्ट किया। आपको पता कैसे चलता है कि किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ जब आर्टरी और वेन का एनास्टोमोसिस होता है ना तो जब आपकी किडनी पहले जो बेड पे मैंने बोला था कि स्टोनी हार्ड है तो जब जैसे ही आर्टरी आपका एनास्टोमोसिस से सिक्योर हो गया वो उसका जो कलर है वो पिंकिश हो जाता है और उसका कंसिस्टेंसी भी स्टोनी हार्ड हो जाएगी एंड यूरिन यूरिन स्टार्ट फ्लोइंग मतलब यूरिन मतलब यूरेटर जो रहता है उसका मतलब पेरिस्टालसिस हम आएगा लोग यूरिन उसको देख वहाँ पे देख सकते हैं कि किडनी एकदम जब वो तुरंत आ जाता है? या आप जब भी यूरिन आता है ना उसके बाद ही जल्दी मतलब उसको यूरेटर में मतलब एनास्टोमोसिस करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किडनी काम करना थोड़ा देर से चालू कर दे? यस उसको तो ये वो वाली मतलब डरने वाली बात है कि क्या नो मतलब कैसे? वो ट्रांजिएंट स्टेट है अगर आपका सर्जिकली कोई कॉज नहीं है आपका आर्टरी वेन का एनास्टोमोसिस पेटेंट है तो ट्रांजिएंट एटीएन जो बोलते हैं वो बहुत बार वो ट्रांजिएंट रहता है और वो 1-2 दिन के बाद वो रिजॉल्व हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब अभी ट्रांसप्लांट किया तो इसका ये मतलब है क्या कि डायलिसिस लगेगा ही नहीं? देर आर एकदम वो तो आप ही अच्छे से बता पाओगे कि अच्छा, कौन से पेशेंट में पोस्ट अभी ट्रांसप्लांट मैंने कैसे डायलिसिस देखा करना है है। कि बहुत बार होता है कि जैसे अर्ली स्टेज में अगर वो किडनी का रिकवरी जल्दी नहीं होता है, तो विदिन 7 डेज़ जिसको हम लोग डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन बोलते हैं, तो उसमें कभी-कभार डायलिसिस लग सकता है। तो जो किडनी खुद से काम करना चालू करेगी, तब तक डायलिसिस पे रखना होता है। जैसे किडनी खुद का काम करना चालू करेगी, तो फिर डायलिसिस बंद हो जाएगा और फिर ये किडनी भी नॉर्मल किडनी की तरह ही फिर आगे चल के अगर वो मल्टीपल इंसल्ट्स होते हैं तो उसको भी एक क्या होता है मल्टीपल एक क्या हो जाएंगे फिर उसके सीकेडी का प्रोग्रेशन क्रोनिक ग्राफ्ट डिस्फंक्शन और फाइनली वो किडनी भी खराब होती है तो उस टाइम पे अगर किडनी खराब होती है तो फिर से
फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगा कि फिर से डायलिसिस पे डाल दो, फिस्टुला बनाओ, डायलिसिस चालू करो, नया वाला किडनी ढूँढो। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मान लो पहले किडनी डाला, उसने 15 साल जी लिया, उसका किडनी खराब हो गया, तो क्या फिर से और किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? दूसरा किडनी लगा यस, सकते हैं? यस, यू कैन डू सेकंड ट्रांसप्लांट क्योंकि देयर आर सर्टेन कंडीशन जैसे आपने बोला पोस्टीरियर वॉल या कंजेनाइटल कैटूट है, उसमें कैसे पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट हुआ रहता है और एक 10-15 साल के बाद उसकी किडनी वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो काम करना धीरे-धीरे कम करती है। तो उस कंडीशन में हम एक सेकंड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मैंने तो देखा है कि कभी-कभी 2 ट्रांसप्लांट भी होते हैं, मतलब सेकंड ट्रांसप्लांट, थर्ड ट्रांसप्लांट भी होता है। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, यस, डेफिनेटली यू कैन। इफ देयर इज अ डोनर अबंडेंट डोनर अवेलेबिलिटी है और वो मोटिवेटेड डोनर है तो हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट किडनी खराब हो गई तो इट्स नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि कब तक लगा सकते हैं? जब तक उसकी बॉडी अच्छी है और उसके पेट में जगह है किडनी लगाने के लिए, तब तक नया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप सर्जिकल साइड से मतलब हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ बता सकते हैं कि जल्दी मतलब जैसे कोई सर्जिकल कॉज है, स्टोन है, कैटूट है, प्रोस्टेट है, वो जल्दी से यूरो सर्जन के पास भेजना है, तो क्या मतलब उन्होंने कब भेजना चाहिए कि कौन से सिम्पटम्स आएँगे या फिर कौन से रिपोर्ट आएँगे, तो उस टाइम एक पे आपके पास आना चाहिए? एक तो आपके जो सिम्पटम्स है जो ऐसे हेमेटूरिया, राइजिंग क्रिएट, वो आपके जो मेडिकल मैनेजर उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आपके मतलब एंटीबायोटिक्स पेनकिलर जो भी है वो हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करे तो आप यू डोंट मतलब उसको स्विच ऑन ना करें कि अगर सर्जिकल कॉज है तो उसको एड्रेस करके जल्दी करना है क्योंकि आपके सिम्टम्स है वो परसिस्टेंस अगर है तो आपको जल्दी ही पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट को भेजना है जनरली मतलब आपको रिपीटेड यूरिनेशन पुअर स्ट्रीम राइजिंग क्रिएट फीवर परसिस्टेंट हीमेटूरिया ये अगर कंसिस्टेंट है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है। अच्छा, बहुत बार मैं देखता हूँ कि ट्रांसप्लांट तो हो गया, अच्छा हो गया, किडनी का पेशेंट वो आ रहा है, तो पहले 7 दिन में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के रेट आते थे। आप कुछ बता सकते हो जैसे कि कुछ हेमाटोमा फॉर्मेशन है, यस, यस, लिम्फोसिल है? पोस्ट पोस्ट ट्रांसप्लांट देयर आर फ्यू कॉम्प्लिकेशन एक तो एक हेमाटोमा कॉम्प्लिक मतलब जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसके जो अराउंड कभी कभार कलेक्शन बन जाता है और वो एक है और लिम्फोसिल बोलते हैं कि जो लिम्फेटिक्स है जो डोनर साइड से जाते हैं वहाँ भी एक कलेक्शन बन सकता है कभी कभार जो हमने यूरेटर एनास्टोमोसिस किया है उसमें स्ट्रिक्चर आ सकता है मतलब उसका जो रास्ता है वो छोटा बन सकता है जो आर्टरी का एनास्टोमोसिस किया है उस वो भी कभी कभार वो छोटी हो सकती है वेन कभी कभार वो किंक हो सकती है तो ये सर्जिकल कॉजेस है इसको टाइमली इंटरवेल अगर किया तो उसका भी एक उपाय है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और होप कि ये पॉडकास्ट। टेक होम मैसेज कि जो भी ऐसे किडनी रिलेटेड डिसीजेस है तो ट्राई टू कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल टू सेव योर किडनी टू प्रिवेंट योर किडनी टू लैंड अप इनटू एंड स्टेज रिनल्स। धन्यवाद।